Assalamu alaikum and welcome to DNA, Debate, News and Analysis. आप अच्छे हैं, मैं बुरा हूं, मैं बुरा हूं, आप अच्छे हैं। ये हमारी सियासत का हाल हो गया इस वक्त। रादर कि हम आवाम की बात करें। डॉलर, जिस तरह के मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि 2 हफ्ते आप मुझे दे दें तो डॉलर कुछ ठीक हो जाएगा, हो गया है, 224-25 पे आ गया है, लेकिन बाहर फिर भी महंगा पड़ रहा है और गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ करे। इस पर डिबेट हम आज करेंगे। फिर उसके बाद नैब के लॉज जो चेंज हुए हैं, ये अपनी सहूलत के लिए हुए हैं। ये जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स हैं। अब इनका क्या कहना है, ये भी बड़ी एक डिबेट है। पीटीआई फाइल अगेन रेफरेंस कर दिया उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के खिलाफ। फिर इलेक्शन कमिश्नर ने 9 हल्कों पे अनाउंस भी कर दिया है। इसमें भी डिबेट है कि बाकी के इस्तीफे क्यों नहीं मंजूर किए, सिर्फ 9 के क्यों? क्योंकि सहूलत है, 9 की इलेक्शंस आप दोबारा करा सकते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा जरा प्रॉब्लम आ गई। बट आर्मी चीफ ये अब यूएई गए हैं और सऊदी अरेबिया से। क्या ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं या चीफ अवामी स्टाफ है? क्या ये जो रोल है, बड़ा अच्छा रोल है, लेकिन ये रोल क्या हमारे फॉरेन मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कर सकते? वाई द आर्मी चीफ? ये भी सवाल उठता है। और साथ साथ ये भी आपको बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि अगले 3 महीने ये जो इम्पोर्ट्स हैं ये हमने स्लो कर दी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं इकॉनमी बेहतर होगी। सलीम बुखारी, इफ्तिखार अहमद और ऑफ कोर्स द ऑनरेबल जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, इन सारे इस पे जरा पहले आ जाए। इस पे ये जो बात आती है, डॉलर नीचे आ रहा है, गुड साइन? देखिए, डॉलर के नीचे आने की बहुत सारी वजूहात हैं। अच्छा है, या यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा हाइट पकड़ ली थी इसने, काबू ही नहीं आ रहा था। इसकी उड़ान यूँ लगता था जैसे पीछे से डोर किसी ने काट दी है, ये ऊपर से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये डाउनवर्ड इसकी ट्रेंड जो है वो शुरू हुआ है तो ये एक अच्छा ओमन है। इकॉनमी के लिए भी बहुत अच्छा ओमन है और हुक्मरानों के लिए भी बहुत अच्छा ओमन है। इस पर बराह रास्त गुफ्तगू हमने शुरू कर दी है, लेकिन बहरहाल अगर आप मुझे इजाज़त दें, जो अपने इंटरव्यू में सबसे पहला पॉइंट दिया था नैब के हवाले से, तो बात वहाँ से शुरू कर लें, अगर कोई हर्ज ना हो तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, गुजारिश ये है कि नैब का कानून होना चाहिए, सबकी पकड़ होनी चाहिए, बहुत सख्त होना चाहिए, किसी के लिए रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे 2 बातों पर इतराज़ है। जब नैब के आर्डिनेंस में पीटीआई ने तरमीम की थी और अपनी मर्ज़ी की शिकें डाल के अपने सियासी मुखालफिन का नातका बंद करने की कोशिशें शुरू की थी, तब तो किसी के पेट में मरोड़ नहीं उठा, ना किसी को तकलीफ़ हुई। और दूसरी बात यह है, जो इस बात पर मुझे और भी ज़्यादा सख्त इतराज़ है, वो ये कि एक ऐसा कानून जिसको दोनों ईवान पास कर चुके हों विद द मेजॉरिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड अंडर द लॉ, उसके बारे में अगर चौक पर भी वही बात कही जाए और अदालत भी वही बात कही जाए तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। मैंने तो इससे पहले कभी ऐसा नहीं सुना, और ये मेरे ख्याल से अच्छा भी नहीं होगा इसके लिए कि अगर आप चाहते हैं कि एहतसाब हो तो कानून को यकीनी तौर पे सख्त होना चाहिए, लेकिन ये विच हंट के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, जब आपको ये सूट करे तो आप तरमीम कर लें, और जब आपको सूट ना करे तो आप इसके पीछे लठ लेके दौड़ें। मुझे इसके ऊपर सख्त इतराज़ है। दूसरी बात यह है कि अदालत आलिया जो भी फैसला करेगी, वो ज़ाहिर है इस मुल्क के अंदर आला तरीन अदलिया है, वो जो भी फैसला होगा वो सबको कबूल करना पड़ेगा, हम भी कबूल करेंगे उसे। लेकिन ये जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं, जिस तरह की फीलिंग पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर हो रही है, अदालत को मतला करना उससे भी मेरे ख्याल से हमारी ज़िम्मेदारी का हिस्सा है। मेरे साथ खान साहब बैठे हुए हैं, ये बताएंगे कि मैं ये बात सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। आगे आ जाइए जनाब। जो इलेक्शन के हवाले से जो बात हो रही है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मुझे एतराज़ात हैं। देखिए, जो कुछ परवेज़ इलाही साहब के पार्ट ऑफ द काफ लीग ने किया था, वो तो इलेक्शन कमीशन ने ऑलमोस्ट उठा के फेंक दिया है। उन्होंने कहा है जनाब कोई हिला नहीं सकता उनको एज लीडर ऑफ द पार्टी, और दूसरा उन्होंने कहा कि वो जो इजलास बुलाया गया है उसको रीडू करने के लिए उसको भी ज़रा होल्ड पे रखें, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखें कि जो रेफरेंस पीटीआई ने दायर किया था इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, क्योंकि अब उनको इलेक्शन कमीशन तो पहले भी एक उनके निशाने पर था और अब तो खैर चूँकि फ़ैसला आ गया है तो इसलिए तो और भी ज़्यादा है, तो उन्होंने तरमीम शुदा आर्डिनेंस जो है दोबारा अदालत आलिया में भेज दिया है। मेरी बस इतनी सी गुजारिश है, बहुत ही हम्बल किस्म की गुजारिश है, ये कि हर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो नून हो, पीपल्स पार्टी हो, जेयूआई हो, पीटीआई हो, अगर उनको हर इशू पर अपनी मर्ज़ी का रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा तो ये भी सूरत हाल जो है ये काफ़ी तशवीशनाक है। लफ्ज़ तशवीशनाक मैं बहुत मोहतात तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो
दूसरी बात, एक और चीज़ जो रह गई है वो ये कि जो इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफे मंजूर किए थे उनमें से 9 चूँकि बराह रास्त इलेक्ट होकर आए थे, इसलिए उनके ऊपर इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस उन्होंने कर दिया है। मुझे ये समझ में नहीं आती कि पीटीआई जो है वो जितनी एंथुसियास्टिक थी रिज़ाइन करते हुए, जिस तम तराक से प्राइम मिनिस्टर से लेके डाउन द लाइन स्पीकर से डिप्टी स्पीकर जो नारे मार मार के उन्होंने कान पटी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, रेजिग्नेशन दिए, तो जब चैन से बैठे ना वो हो जाएंगे मंजूर जब भी होने होंगे। उसमें कोई शर्त नहीं है स्पीकर के ऊपर, कहीं नहीं लिखा किसी आइन की किताब में कि आप 1 2 3 इकट्ठे, 4 5 6 इकट्ठे या सारे इकट्ठे। ये डिस्क्रिशन है स्पीकर की। जो उनको कंफर्म होता जाएगा, ये मैं कानून बता रहा हूँ आपको, जो वो मुतमईन हो जाएंगे कि ये इस्तीफे जो मैंने अर्ज किया ना जी, वो तो खैर आप एक अहद की बात कर रहे हैं, उस अहद के ऊपर तो मैं जाना नहीं चाहता अभी। ये भी लेकिन नहीं ये कि आपने 12-14 ही करने और इतने टाइम पीरियड में, लेकिन ये बात अपनी जगह तय है कि जिस तरीके से बाकी के अदारे इंडिपेंडेंट हैं, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंट है। वो किसी की मर्ज़ी का मोहताज हो के या किसी की डिक्टेशन पर नहीं चल सकता, ना चलना चाहिए। और इसमें कोई ABCD नहीं है, किसी की भी इंस्ट्रक्शन के ऊपर नहीं चलना चाहिए। उसको इंडिपेंडेंट अदारे के तौर पर अपने फैसले खुद करने चाहिए। अच्छा बुखारी साहब, इससे पहले कि मैं इफ्तिखार साहब की तरफ जाऊं, ये मुझे बताएं कि ये अभी आपने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर ने रोक दिया है कि चौधरी शुजात साहब प्रेसिडेंट हैं, तारिक चीमा सेक्रेटरी जनरल, और जो इलेक्शंस करवा रहे थे इंटर पार्टी वो भी ऑन होल्ड है। कैन द अदर पार्टी, कैन चौधरी शुजात टेक एनी एक्शन or anything now in the light of this ruling? Absolutely, this is a perfect question you have asked. If the president of the party and the secretary general of the party are intact in place, वो जो फैसला भी करेंगे वो दैट इज विद इन देयर पावर, विद इन देयर जुरिस्डिक्शन, और इलेक्शन कमीशन उसी को ऑनर करेगा जिसके नाम से पार्टी उनके पास रजिस्टर्ड है। ओके, इफ्तिखार साहब, जस्टिस अताउल्लाह ने भी कहा बंदयाल ने कि भाई ये जो अवाम है ये उनके वोटों से फैसला आता है, उनका भी एक रिमार्क है। वेरी गुड। ओके, साथ साथ अब आप मुझे बताएं कि ये जो हमारे एक रिमार्क्स इधर से आ रहे हैं और फिर राब्ते हो रहे हैं ये इनके UAE और सऊदी अरेबिया के साथ बाद आर्मी चीफ, ये राब्ते किसने करने हैं मुझे बताएं। मेरा ख्याल है कि मैं बुनियादी बात करना चाहता हूँ कि ये आपने भी आज जो पिक एंड चूज़ करके एक जज की जो ऑब्जर्वेशन दी है, आपको सारे जजेस की जो सारी ऑब्जर्वेशन थी इकट्ठी दे देनी चाहिए, ताकि अगर मेरे पास कोई चीज़ आए तो मैं जब बात करूं तो फिर मेरे पास सारी ऑब्जर्वेशन हो। मुमकिन है जिस ऑब्जर्वेशन को आप मुझे बता रहे हैं उस पर मेरा रवैया बहुत सख्त हो और बाकी जजेस दो की तो आपने बता दी ना, मंसूर अल हसन, एजाज अल हसन। ये नहीं इकट्ठी नहीं बताई थी ना आपने, इसलिए बुखारी साहब को बहुत मोहतात रवैया अख्तियार करना पड़ा लफ्ज़ों के चुनाव का, जो करना चाहिए हर पाकिस्तानी को। इन अदालतों के एहतराम के लिए कोशिश तो करनी चाहिए ना कि हम अदालतों का एहतराम करें। अब मसला ये है कि जिस पार्टी की सारी बात हो रही है वो पार्टी हर चीज़ को लेकर अदालत में जा रही है और उसका हक़ है, आइन में लिखा होगा कि भाई तुम जा सकते हो और सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाना है और उससे नीचे किसी अदालत में नहीं जाना। वो पार्टी ये भी सोच रही है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से काफ़िलों को तैयार किया जाए और इस्लामाबाद के उन अदारों को घेरे में ले लिया जाए जिनके मुताबिक, उनके PTI के मुताबिक जो अदारे उनके ख़िलाफ़ एक साजिश कर रहे हैं। आप तसव्वुर कीजिए वफाक पे इस किस्म की चढ़ाई जो है। नहीं, खान साहब ना करें ज़्यादती। फ़र्ज़ करें पार्लियामेंट का घेराव हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, नाम लेना मतलब है वो जनरलाइज ना करें। मैंने कहा जिन अदारों से उनका इख्तिलाफ है, आपने ज़रा खुल के वाज़ेह कर दिया। अब ऐसे हालात में तो चीज़ें आगे नहीं जाएंगी और आपको ये सवाल बड़ा वैलिड नज़र आता है बज़ाहिर कि ये 7-8 आदमी क्यों। मेरा ख्याल है उस दिन की प्रोसीडिंग, आपके पास वक्त है, आप आजकल बरतानिया में हैं, उस दिन की प्रोसीडिंग को जाएं और जाके सुने कि जब ये हॉल छोड़ के जा रहे थे कौन कौन क्या अनाउंस करके गया। अगर थोड़ी तकलीफ़ हम कर रहे हैं, ये हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा भी तो काम है कि हम स्टडी करें, कोई तैयारी करें, कोई रिसर्च करें। मेरा ये ख्याल है, दिस व्हाट आई फील, बिकॉज मैंने कल कोशिश की है उस सारे वाक़े को देखने की। मेरा ख्याल है कि दे अनाउंस्ड कि हम ये छोड़ रहे हैं। तो जब आप अनाउंस कर लें और स्पीकर कन्विंस हो जाए और स्पीकर के आगे तहरीरी तौर पे आपका वो भी हो जो इस्तीफ़ा है और स्पीकर ने आपको बुलाया भी हो और कहा हो कि इस कागज़ के बारे में मुझे बताओ कि क्या तुमने ये दिया ही नहीं दिया, और आप जाने को तैयार भी ना हो, तो मुझे बताएं कि इन हालात में फिर ऑप्शंस क्या रह जाएगी स्पीकर के पास। ये बात हो गई।
बाकी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की कोशिश कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का एक शहरी भी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ख़ानदान इसी मुल्क में रहता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नस्लों ने यहाँ रहना है और उसकी कई बड़ी अच्छी नस्लें। बात है आपने की, लेकिन आइन क्या कहता है? आप तो आइन के फॉलोअर हैं। आइन तो मैं आइन बताता हूँ ना। जो अफवाज पाकिस्तान के बारे में आइन में लिखा गया है, काश आपके पास आइन की किताब हो और हम ब्रेक पे जाएं तो अगर आइन की किताब है तो उठा लीजिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उसको आप पढ़ दीजिएगा कि अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारियों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। मेरा ये ख्याल है ये जिम्मेदारी भी उनकी है कि पाकिस्तान की जो सलामती है इसको भी बरकरार रखने के लिए वो अपना किरदार अदा करेंगे। ठीक। आर्टिकल 145 सही कह रहे हैं। एक मिनट हौसला करें ना। अब आपने बात छेड़ने के बाद आगे जाने की आपको आदत पड़ेगी। इसको भी रोकें और बदलें अपने रवैये को, क्योंकि नहीं जावेद को आप सारा प्रोग्राम दें मुझे। एक सेकंड, ये पार्ट लंबा कर लेंगे, इनको बोलने दें प्लीज। देखिए आपने उस आर्टिकल को पढ़े, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है अफवाज पाकिस्तान के लिए। फौज इस मुल्क की है। अगर ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है, अगर इस मुल्क का भट्टा बैठ जाता है, अगर ये मुल्क दिवालिया हो जाता है तो फौज क्या करेगी? तो जब हमें नुकसान होगा, आम आदमी को, अवाम को, तो अदारों को होगा। तो फौज भी उसमें एक अदारा है जिसको नुकसान होगा और उसका नुकसान नाकाबिले तलाफी होगा। बाकी आपकी मर्जी। जी जावेद। देखें पीजे, नैब के हवाले से जो आपने शुरू में बात की थी, आपने सारा कुछ मिक्स फ्रूट बना दिया। असूली तौर पे आपको इस सेगमेंट में सिर्फ नैब भी बात करनी चाहिए थी, लेकिन चलें कोई बात नहीं। चलिए अब ये अगर आप देखें इसको पॉलिटिकली, ये सब इंटर रिलेटेड है। चलें पॉलिटिकली इंटरलिंक भी कर देते हैं। देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग या पीडीएम जो इस वक्त कर रही है वो सब इमरान खान के बयानिए को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। एक इसलिए कि नैब का जो इन्होंने तरामीम की, जैसे ही ये हुकूमत में आए इनको आवाम से कोई गर्ज नहीं सी। आते ही उन्होंने नैब तरामीम की, इलेक्शन कमीशन की तरामीम की और उसके बाद अल्लाह अल्लाह तो खैर से अल्लाह पार्लियामेंट साइड पे हो गई। ये तो उन्होंने काम किया। हकीकी तौर पे जब पिछली हुकूमत में नैब तरामीम पे गुफ्तगू हो रही थी, मैं नैब के पिछले कवानीन के ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि वो ड्रैकोनियन लॉ है। उसमें कहीं आपने प्रोसिक्यूशन रखी नहीं है। इतनी ताकत दे दी थी कि वो जिसको दिल चाहे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती रही। चाहे जनरल मुशर्रफ ने इस्तेमाल की, चाहे इमरान खान ने इस्तेमाल की, चाहे किसी ने भी इस्तेमाल की। तो इसलिए इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। लेकिन जैसे ही लास्ट जब आर्मी चीफ ने, मैं कोट कर रहा हूँ, आर्मी चीफ ने इमरान खान को कहा था कि आप जिस तरह की नैब को चला रहे हैं, ना आपके पास प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है, ना केसेस प्रूव हो रहे हैं, तो फिर आप इसको बंद कर दें। ये 2 दफ़ा उधर गुफ्तगू हुई है, लेकिन इमरान खान ने वो बात नहीं सुनी। और उस वक्त जब नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का टाइम आया तो उस वक्त अपोजिशन को जो सबसे बड़ा इख्तलाफ ये था कि जी हमारे से तो बात भी नहीं की गई, हमारे से एडवाइजेस भी नहीं ली गई। आज वही काम अपोजिशन ने नैब के नाखून से लेके टांगे, हाथ, कान, आंखें सब काट के फेंक दिया। तो मैं एडवाइज ये करूंगा, जिस तरह का अब नैब का कानून है इससे बेहतर है इस नैब को बंद करें और कौम का खर्चा बनाएं। बिल्कुल कौम का खर्चा बचाएं। इस नैब का इस वक्त होने न होने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात। दूसरी, आपने बात की इलेक्शन कमीशन की और चौधरी शुजात की। देखें चौधरी शुजात पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। जो चौधरी शुजात फैसला करेंगे उसके मुताबिक होगा। लेकिन जो चौधरी शुजात की तबीयत है, जो उनकी फैमिली का रख रखाव है, जितना मैं जानता हूँ, चौधरी शुजात एक एक्सट्रीम स्टेप लेने से पहले फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ बैठेंगे, बात करेंगे और मुझे उम्मीद है उसमें अगर कोई रास्ता निकल आया तो ठीक है, वरना शायद फिर वो एक्सट्रीम स्टेप लें, वरना उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि एक और चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बड़ी क्लियर है चीफ जस्टिस साहब की, कि जो पार्लिमानी पार्टी का लीडर है उसके पास इख्तियारात हैं। अगर हम सदर को सारे इख्तियारात दे देते हैं तो ये डिक्टेटरशिप के इक्वल चला जाता है। तो इसका फैसला तो फिर अदालत ही करेगी कि कौन ठीक है या कौन गलत है। जहां तक 11-12 सीटों की आप बात कर रहे हैं, देखिए मैं इस चीज़ के खिलाफ हूं। मैं इस चीज़ के हक में हूं कि इस मुल्क का सोल्यूशन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबल पॉलिसी में है, मईशत में है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर इकट्ठे होकर मुल्क की मईशत
मीशत की प्लानिंग करें और 20 से 25 साल के लिए लेके जाएं। मेरी एक बहुत बड़े आदमी से जो इस हुकूमत का हिस्सा है उससे बात हुई थी, उन्होंने कहा जो कुछ अभी हो रहा है ये तो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं और फायर फाइटिंग हम कर रहे हैं। अगर इस मुल्क को इकोनॉमिकली स्टेबल करना है तो आर्मी चीफ जो फोन कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, माजी में भी होता रहा है, IMF की जो डील है उसमें भी उन सब का हिस्सा, ये कोई नई बात नहीं है। अगर पहली दफा आ गई है तो आपको याद होगा इमरान खान की हुकूमत जब आई थी तो आर्मी चीफ ने सऊदीया का विजिट किया था, UAE का विजिट किया था, चाइना का विजिट किया था, तो उसके बाद इमरान खान उधर गए थे तो उनको डॉलर मिले थे, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आखिरी बात यह है कि मैं फिर एडवाइस करूंगा, खुदा का वास्ता है, जो इस मुल्क की मईशत को चाहते हैं कि स्टेबल हो, वो 200 या 300 बंदों का एक ग्रुप बना के एक मईशत उनको आउटसोर्स करें। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी सियासत करें, मईशत अपनी स्टेप पे चलती रहे। पहले कई प्रोग्राम्स में जावे, लेकिन आपका एक जो पॉइंट है कि आपकी बहुत बड़े आदमी से बात हुई है, PMLN में एक ही बड़ा आदमी है, वो है शहबाज शरीफ, आपकी उनसे बात हुई है, जरा हमें बताएं। और जब आप नैब की बात करते हैं, नैब मार क्यों खाती है? नैब ने मार खाई है क्योंकि व्हाइट कॉलर क्राइम के पास इतने एक्सपर्ट्स नहीं है कि जो कि केसेस को डील कर सके। ये इधर उधर से आए हैं, आधे से ज्यादा जो टेबल पे बैठते हैं, मैंने और बुखारी साहब ने और इफ्तिखार साहब ने इनको देखा हुआ है मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में काम करते हुए। अब ये नैब में है, बट दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर व्हाइट क्राइम इन्वेस्टिगेशंस। और हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू DNA, जो हम डिबेट कर रहे हैं और बड़ी ही संजीदा डिबेट है, क्योंकि आर्टिकल जब अपना इफ्तिखार साहब ने कहा कि मुझे दिखाए कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 245, द आर्म फोर्सेस अंडर द डायरेक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट डिफेंड पाकिस्तान अगेंस्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्रेशन और थ्रेट ऑफ वॉर एंड सब्जेक्ट टू लॉ। और ये सुने, एक्ट इन एड ऑफ सिविल पावर व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। So that is Article 245. If they have been asked to come and support us and go and bet something, so what is bad in it? Very good, very good. What is bad in it? अच्छा, मोरवर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आपका फ़ायदा उठा के, ये जो आज डिबेट आपने शुरू की है ना, इसके ऊपर नैब के कवानीन पर और उसके ऊपर दूसरी बात जो आप कर रहे थे आइन में जो तरमीम की गई हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा पीजे इसके लिए एक प्रोग्राम रखा जाए पूरा। जो तरमीम नैब में की हैं, PTI ने जिस वक्त इन्होंने तरमीम पेश की तो उनको भगा दिया गया उस असम्बली के इजलास से, और ये कहा गया कि ये NRO मांग रहे हैं। वो अब आपको प्रोसीडिंग सारी सुननी पड़ेंगी। नंबर एक, उन्होंने जो तरमीम की वो भी एक तरफ स्प्लिट स्क्रीन पर लगाएं, जो इन्होंने तरमीम दी है उसको भी स्प्लिट स्क्रीन पर लगाएं ताकि लोगों को पता लगे सच क्या है। बिल्कुल सही। नंबर एक। दूसरी बात है, जो फैसला किया गया इलेक्शन रूल्स के अंदर तरमीम का, वो भी पार्लियामेंट ने किया और इनको हक था कि उसमें तरमीम करें। ये भी लोगों को हमें समझाना है। ये पार्लियामेंट किसी के बाप की नहीं है, किसी एक पार्टी की नहीं है, और किसी एक पार्टी को ये हक नहीं है कि वो डिक्टेशन दे अदारों को, अफराद को, कवानीन को। तो हमें ये एक पूरा प्रोग्राम करना चाहिए। अगर हम लोगों से सही बात करना चाह रहे हैं, उनको सही मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। और ये कहना कि मैं 9 के 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ूंगा, ये क्या बात है? ज़रूर लड़ो जी, 9 हल्कों को आप मेंटेन कर ही नहीं सकते। आप सिचुएशन ख़राब करना चाहते हैं, आप मुल्की हालात को ख़राब करना चाहते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन 9 हल्कों में पैदा करना चाहते हैं, करें, ज़रूर करें। आपको एक ही जगह रखना पड़ेगा ना, निश्चित 8 में फिर इलेक्शन होगा ना, तो आप खेल क्या कर रहे हैं? इफ्तिखार साहब, ये जो आपने अभी बात की 9 हल्कों में, अगर आप जीत भी जाते हैं, आपने सीट तो फिर भी वेकेट करनी है ना, कि नहीं? दिस इज नहीं, व्हाई ही इज डूइंग इट, बिकॉज़ ही वांट्स टू क्रिएट chaos। नहीं, उनको ये बीमारी नहीं है कि कोई और जीत भी सकता है कि नहीं। वो अपनी पार्टी के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सीट तो रखेगा, तो एक सीट नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो इसको छोड़े। मैंने जैसा कहा था, विरासत की सुनने, वो एक विरासत की कितनी बुराई है। आसफ जरदारी का ख़ानदान विरासत पे सियासत कर रहा है, मार के भगा दो। नवाज शरीफ की बेटी है, बेटे हैं, चाचा है, बाबा है, निकाल दो। और मुल्तान में क्या हो रहा है, बाप MNA
बेटा एमपी है और बेटी के लिए टिकट कौमी असम्बली का। क्या बातें हैं और क्या तजादात हैं। बदकिस्मती है कि लोग न सुनते हैं न देखते हैं। लोगों को भी सुनना और देखना और समझना चाहिए। देखिए जी, मैंने ये इफ्तिखार साहब, ये तो सब जगह शाह महमूद कुरैशी के बेटे भी तो लड़ रहे हैं ना, ये तो सब तो रॉन्ग है ना। मैं उस रॉन्ग को राइट नहीं कह रहा। आई एम सॉरी, आप गलत कर रहे हैं। आप बड़ी बारीक खेल करते हैं। मैं तो उस रॉन्ग को राइट नहीं कह रहा ना। मैं तो उस आदमी के बारे में कह रहा हूं जो उसको रॉन्ग कहता था। जी जी देखिए सर, गुजारिश ये है, हमने शुरू की थी बात इलेक्शन कमीशन और नैब के बारे में जो कवानीन थे उनमें जो तब्दीली की इस हुकूमत ने। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इन दोनों कवानीन को पहले छेड़ा था पीटीआई ने। हाँ, नैब में भी तब्दीली की थी, इलेक्शन लॉज में भी तब्दीली की थी, जिसमें ये वोटिंग मशीन लेके आए थे, जिसको इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए कि ये इस साल इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है कि पूरे मुल्क के अंदर आप वोटिंग मशीन ले आएँ, और ना ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सबको वोट का राइट दिया जा सकता है, बल्कि उनकी सीट्स रिजर्व की जा सकती हैं दोनों हाउसेज में, नेशनल असम्बली में भी और सेनेट में भी। तो जो कुछ उन्होंने इसकी तबाही की थी दोनों कवानीन की, वो इन्होंने आके उसको अंडू कर दिया है। तो ओरिजिनल जो नैब का कानून था और इलेक्शन रूल्स थे, उसकी तरफ पलटना चाहिए। मेरा ख्याल है जिन्होंने वो बनाए थे 1973 में, वो बेवकूफ़ नहीं थे, उन्होंने इसके सारे आस्पेक्ट कवर किए हुए थे। एक बात। दूसरी बात ये है कि कुछ का ख्याल ये है, जैसा कि कहा गया कि जी प्रोसिक्यूशन जो है वो बड़ी कमज़ोर है। कुछ का ख्याल ये है कि जी उनके पास सबूत ही नहीं है, तो अदालतों में साबित क्या होगा। और कुछ का ख्याल ये है कि जी इसको मुकमका के लिए नैब को और सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया है। मैं नहीं समझता इन तीनों बातों में से कोई भी बात गलत है, तीनों बातें एक साथ मौजूद हैं। एनीवे, ये कह के मैं फिर आ रहा हूँ उस तरफ के जो पार्लियामेंट का रोल है, जिसकी हम पिछले 70-75 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि पार्लियामेंट शुड बी सुप्रीम। पार्लियामेंट इस मुल्क का सबसे सुप्रीम अदारा है। उसके बनाए हुए कवानीन का अगर आप इस तरह तमाशा बनाएंगे अदालतों के अंदर, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने पिछले दिनों में बिहेव किया 3-4-5 महीने में, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बिहेव कर रही है, ये आज तो शायद चल जाएगा इसलिए कि ये आला अदालतें हैं, इनके सामने कोई नहीं बोलेगा, लेकिन तारीख माफ़ नहीं करने वाली ना इन अदालतों को ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। हमने तारीख पलट के देखें आप, तो हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ बिल्कुल वाज़े तौर पे हमारे सामने है। मेरा ख्याल ये है कि अगर ये अदालतें अबव बोर्ड हो के किसी का भी ना हो, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे आई विल बी द लास्ट पर्सन, मेरा ख्याल है मेरे तीनों साथी वी विल बी द लास्ट पर्सन कि इसको आप फेवर करें, इसके खिलाफ हो जाए। नो, आपका ये काम ही नहीं है। आप कानून, मेरिट्स, एविडेंस को देखें और उसके मुताबिक फैसला करें। कोई उंगली नहीं उठा सकता आपकी तरफ। बिल्कुल जावेद, ये मैंने इफ्तिखार साहब को और बुखारी साहब को तो पता है कि मैंने नाम रखा हुआ है नैब का NAB, नवाज, आसिफ एंड बेनजीर। अब इसके अंदर आप इसको आप इसका नाम चेंज कर दें, नायब कर दें, क्योंकि NAI बीच में आता है तो वो इमरान अंदर आ गया। सो बेसिकली बड़ा अप्रोप्रिएट नाम जा रहा है यहाँ। लेकिन आप मुझे बताएं कि हम किसी लॉ को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, किसी जजमेंट को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? व्हाई? बिकॉज हमने सियासी तौर पे जो सियासी शऊर हासिल किया है पिछले 10-12 सालों में, वो सियासी शऊर हमें ये कहता है कि हमने हुकूमत में हैं तो हमने अपोजिशन की किसी प्रपोज़ल को कबूल नहीं करना किसी सूरत में भी, और अगर हम अपोजिशन में हैं तो हमने हुकूमत की किसी अच्छे काम को सपोर्ट नहीं करना। ये बदकिस्मती है, और यही वो सियासी शऊर है जो अवाम तक भी पहुंच गया है, और वही सियासी शऊर है जिसने अवाम के अंदर इतनी डिससेटिस्फैक्शन और कल्ट क्रिएट कर दिया है कि अब अच्छे बुरे की तमीज़ भूल गए। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बुखारी साहब ने बात की है कि नैब के अंदर सबसे बड़ा इशू क्या था, प्रोसिक्यूशन का इशू था। सियासी तौर पे लोगों को पकड़ा जाता था, सबूत आपके पास होते नहीं थे, 90 दिन का आपके पास रिमांड होता था, आप उसको प्रेशराइज करते थे, फिर आप अदालत के हवाले कर देते, वो अदालत से बाहर आ जाते थे, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी है, एहसन इकबाल है, शहबाज शरीफ है, हमजा है, मरियम है, यू नेम एनी पर्सन। इवेंचुअली किसी को आप प्रोसिक्यूट कर ही नहीं सके, वो भी गलत था। लेकिन जो अब हुआ है, जो आपने लूली लंगड़ी नैब बनाई है, अब ये भी गलत हुआ है। आपने तो इसके पल्ले अब कख भी नहीं छोड़ा। मैं तो अब इस चीज के हक में हूं, जिस तरह की आपने नैब अब बना दी है ना, जिसमें आपने कह दिया है कि काबीना किसी प्रोजेक्ट को अगर अप्रूव कर देती है या कोई कमेटी प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देती है तो नैब का कोई इख्तियार नहीं है उसको देखे। बिल्कुल ठीक है।
ये तो कोई बात ना बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब जो है अगर कोई अख्तियार नहीं है, माजी में अगर उनके पास माजी में क्या हुआ, माजी में लोगों को आपने जेलों में रखा, एक भी सबूत नहीं आपके पास आया, ये राइट किसी को नहीं दिया जा सकता। कानून का एक सेकंड पीछे, आपने इस कानून में तरामीम करके ये भी तो चेक कर लेना पीछे कितने मैंने तो कह दिया कंपैरिजन स्टडी कर लो, साल कवर किए, चला लो, पिछलों के भी सारे गुनाह माफ कर दिए, चला लो। ऐसे कवानीन, महंगाई पे भी आप बात कीजिए, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मुझे बताइए कि नैब की जेलों के अंदर ये चूहे कहां से आ जाते हैं? ये जो प्रिजनर्स होते हैं इनके कमरों में चूहे कहां से आ जाते हैं? क्यों छोड़ते हैं? क्या ये स्पाइज हैं? क्या ये डराने के लिए क्यों है? लेकिन और बात करते हैं महंगाई के ऊपर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। हर जगह तरमीम आनी चाहिए जहां अच्छी चीज हो, और हम अपने प्रोग्राम में भी तरमीम लेके आ रहे हैं क्योंकि जावेद को कम टाइम मिलता है, तो हमने कहा कि इसको इस ब्रेक के बाद पहले सुने। जी जावेद, एक तो बताएं मुझे, महंगाई, डॉलर कम हो गया, अच्छी बात है कि पीजे? अच्छी चीज़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में इकॉनमी स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है, डॉलर जो नीचे आ रहा है, फोरकास्ट ये है जो मेरी बड़े सीनियर लोगों से जो गुफ्तगू हुई, जिसका मैंने शुरू में इशारा किया था, डॉलर 200 रुपये तक आ जाएगा और आने वाले ये शायद 25 से 30 दिन लगेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये हुकूमत इम्पोर्ट बिल को कंट्रोल कर रही है, जिसके लिए मिफ्ता इस्माइल ने बात की है कि 4 से 6 महीने हमने इम्पोर्ट बिल को टोटल कंट्रोल करना। उसका ज़रा इफ़ेक्ट ये आएगा कि आप पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, नंबर 2 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत बंद होना शुरू हो जाएंगी, ये उसका सबसे बड़ा इफेक्ट आएगा। हाँ, अगर जावेद एक सेकंड, जावेद 7 मिलियन से 4.9 पे तो आप आ गए, और आपने कितना करना है मुझे बताया ना इम्पोर्ट? ये बात यह है कि लास्ट ईयर आपने $80 बिलियन की इंपोर्ट था, आपका इंपोर्ट बिल वो गलत था। आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये हुकूमत स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ठीक जरूर कर रही है, डायरेक्शन ठीक दुरुस्त है, लेकिन उसका इफेक्ट आएगा। इसलिए तो मैं इस चीज़ को कहता हूं कि आपने अगर पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करना है तो आपको सब स्टेक होल्डर को इकट्ठा करना पड़ेगा। उसकी बड़ी सिंपल मिसाल है, 2008 से लेके 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इकॉनमी आपकी माइनस में चली गई। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई, उन्होंने इकॉनमी को स्टेबलाइज किया, स्टेबलाइज करके 2018 में जब उनको पता चला कि पैनामा के केस में उनको फंसाया जा रहा है, उन्होंने भी चौथा गियर लगा दिया और जीडीपी ग्रोथ को ऊपर करने के लिए आपने अपने इंपोर्ट बिल को बढ़ा दिया और डॉलर खत्म हो गए। जब इमरान खान आया, इमरान खान ने भी जब 2.5-3 साल लगा के इकॉनमी को स्टेबल किया, जब उनको पता चला कि नो कॉन्फिडेंस मूव रेडी है मेरे खिलाफ, उन्होंने भी यही काम किया। ओवरहीट इकोनॉमी का पाकिस्तान में इशू है। जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे उस वक्त तक आपकी इकोनॉमी कभी भी 5.5-6% पे नहीं जा सकती। और पाकिस्तान आखिरी, और बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं, चाहे 10 दफा मुझे कहनी पड़े, स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पे आना पड़ेगा, इकोनॉमी को आउटसोर्स करना पड़ेगा, उसके बगैर हर साल आपको यही मिसाल देखना पड़ेगा। ये वो लोग कोशिश कर रहे हैं इमरान खान को एक रोल देने की जो उसको अब नहीं मिल सकता। ये रोल इमरान खान को मिल जाता जब पार्लियामेंट में कहा गया था कि बैठ जाओ, पार्लियामेंट से बाहर भी कहा गया था इमरान खान साहब बैठ जाओ, तब इमरान साहब नहीं तैयार हुए थे। अब ये रोल इमरान खान को नहीं मिलेगा। अब इमरान साहब के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, मुकदमात हैं, कानून से कुछ कानून के कुछ तकाजे हैं जो उनको पूरे करने होंगे। पहली बात मुझे नहीं पता आप इस मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं वो बात करूंगा जो मेरे इल्म में है, मेरे पास कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन के ज़राए नहीं है। ठीक है पीजे, 2 अच्छी बातें हुई हैं। एक तो ये है कि जो ऑयल प्राइस गिरी है, $94 का इस वक्त पर बैरल है, और जो करंट पाम ऑयल प्राइस है वो है 196 रुपीज़ पर केजी। तो मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए मुतालबा करूँगा वो मिफ्ता इस्माइल से कि मिफ्ता साहब ये जो फ़र्क आया है तो इसको ट्रांसफ़र अभी तक आपने नहीं किया हम गरीबों पे, तो अब टाइम आ गया कि गरीबों पे ये ट्रांसफ़र भी करना शुरू कर दें। आपने दिखावे के तौर पे एक तो ट्रांसफ़र किया एक दिन पेट्रोल की कुछ प्राइस कम करके, लेकिन फिर वो कंटिन्यू नहीं किया, तो प्लीज़ एक तो ये करें। दूसरी बात ये है कि जो बात पाकिस्तान की है वो असल में है सियासी इस्तेकाम की।
अब पाकिस्तान सियासी इस्तेकाम की तरफ अगर जा रहा है, मुआशी इस्तेकाम की तरफ जा रहा है, तो उसको जाने दिया जाए। सिर्फ इलेक्शन ही हल नहीं हो सकते, इलेक्शन अपने वक्त पे हो जाएंगे। और जिस तरह एक दोस्त 9 सीटों से लड़ रहा है, वो चाहे तो 200 कितनी सीटें हैं बुखारी साहब पाकिस्तान की कौमी असम्बली की? 342 342 तो है, औरतों की मिला के हैं ना। सारी हाँ, तो सारों मतलब जितनी भी सीटें हैं पाकिस्तान में, उन सब के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करा दे और सब पे लड़ ले। ये कोई रवैया नहीं है, फॉर गॉड सेक। ये मुल्क है। मैंने पहले जैसे अर्ज किया आपसे कि हम लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चल सकते। प्लीज़, आज जो ये फ़र्क आया है ऑयल का प्राइस का, हमें फ़ायदा पहुंचना चाहिए। दुनिया में पाम ऑयल कम हुआ, मुझ तक फ़ायदा पहुंचना चाहिए, गरीबों तक ये फ़ायदा पहुंचाया जाए। मेरा तो सिर्फ इतनी बात मुझे कहनी है, मेरे पास ना कोई इतना कोई इन्फॉर्मेशन में एक खबर में बुखारी साहब सिर्फ एक खबर बुखारी साहब के पास चले जाएं प्लीज। एक खबर जो IMF का रीजनल बढ़ती हैं तो कीमत आप बढ़ा देते हो, जब कम होती है उस वक्त इमीडिएटली नहीं होता। ये बताया ना मुझे पीजे, जब मैं पाकिस्तान की मईशत की बात कर रहा था कि हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए, मैं उसकी मिसाल ये दे रहा हूँ। 2 दिन पहले जो बंदा IMF डेलीगेशन को हेड कर रहा था IMF की तरफ से, उसका फ़ोन आया पाकिस्तान में एक सीनियर आदमी को कि जनाब आली, जो मरियम नवाज शरीफ ने ट्वीट की है कि 6000 जो टैक्स लगाया गया था रिटेलर्स को कि उसको वापस किया जाए, आपने IMF के साथ एग्री किया है तो अपनी कमिटमेंट ऑनर करें। जब आप इस तरह के फैसले करेंगे तो फिर पीजे मईशत कहां से स्टेबलाइज होगी? ये तो शॉर्ट टर्म। आप देखिए जावेद, आपने एक बात की है, एक मरियम नवाज की ट्वीट के ऊपर IMF रिएक्ट कर जाता है जी, उसने वो देखी है। मैं आपको कंफर्म बात कर रहा हूं। मैं भी कंफर्म बात कर रहा हूं कि उन्होंने देखी नहीं है, उन्होंने रिएक्ट भी कोई नहीं किया। एक ट्वीट पे IMF नहीं, मैंने तो IMF की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आता वो नहीं देखा। अखबार में भी आई है आपके, मैंने अखबार में भी IMF के जिसका नाम हम ले रहे हैं उस इदारे की तरफ से इस ट्वीट के बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कम से कम ना मैंने पढ़ी है, ना सुनी है, ना देखी है। जी बिल्कुल। बुखारी साहब आप पे जी प्लीज। देखिए, 2-3 बातें थोड़ी बात करनी है। 2-3 बातें महंगाई के हवाले से। एक वो जो पिछली गुफ्तगू हो रही थी उसको सम अप करना मैंने कि जो तरमीम नैब ऑर्डिनेंस में हुई हैं उसके बारे में मैं ये आपको बाकायदा रियलिटीज़ के तौर पे बता रहा हूँ कि 90% के करीब वो थी जो PTI और PDM की पार्टियों के बीच में इत्तफाक़ राय हुआ था। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो आर्मी चीफ साहब ने टेलीफोन कर दिया है UAE न्यूज़ के साथ, सऊदी अरब के साथ जो रब्ता किया है, 4 साल तक जनरल बाजवा साहब फॉरेन ऑफिस और फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाते रहे, तब तो किसी को एतराज़ नहीं था। अब उनके इस टेलीफोन करने के ऊपर PTI की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया है वो हमारे सामने है। एक बात। दूसरी बात ये है कि वो भूल गए हैं कि जहां उन्होंने गलतियां की थी वहां जाके उनको सुधारा भी जनरल बाजवा ही ने था। जो चाइना को गारंटी दी थी CPEC के हवाले से, जावेद साहब बैठे हैं मेरे सामने, ठीक बात कर रहे हैं, विल कंफर्म, वो गए वहाँ, उन्होंने कहा मैं जिम्मेदार हूँ, अदरवाइज दे हैड सीरियस रिजर्वेशन। रशिया वो गए, उन्होंने जाके वहाँ मिलिट्री, उसके नतीजे में, उनके दौरे के नतीजे में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई रशिया के साथ पहली दफ़ा। इज़ दैट राइट? उसके बाद वहाँ हमने ऑर्डर प्लेस किए। वो हर दूसरी बात है कि वो अभी तक चीज़ें हमें नहीं मिली हैं। एक प्रोपोगंडा और किया जा रहा था कि जी वो देखें जनाब, वो जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो तो आ गए हैं 7 अरब तक, नॉन टोटल से 7 अरब तक आ गए हैं। वो जनाब 14 अरब और 8 करोड़ डॉलर जो है इस वक्त भी फॉरेन रिजर्व में पड़ा हुआ है। तो खाली प्रोपोगंडे से अगर आप किसी हुकूमत को डिच करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन 2 बातें बिल्कुल तय हैं। ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइसेस गिरें, चाहे वो ऑयल की हों चाहे वो डॉलर की हों, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जब तक अवामुन नास तक नहीं पहुँचेगा, ना हुकूमत की क्रेडिबिलिटी बनेगी, ना अवाम सुकून का सांस ले सकेंगे। मेरे ख्याल से हम सबको फोकस ही इस बात पे करना चाहिए कि जहाँ थोड़ा सा रिलीफ मिलता है उसको अवाम के साथ शेयर करें, वरना उनकी हालत ज़ार यही रहेगी। बिल्कुल। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी। ब्रेक के आते हैं। हम एक सब्जेक्ट 70 साल से लगे हुए हैं और मजम्मत कर देते हैं, मुजाहरे कर लेते हैं और हर किस्म के तकरीरें कर देते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं निकला। लेकिन हमारा जो पड़ोसी है आर्टिकल 370 335A वो इम्पोज कर गया। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू DNA। 5 अगस्त 2019 हिंदुस्तान ने क्या किया वो आपके सामने है और अभी तक वही कर रहा है
दुनिया की हम बड़ी देते हैं जी, यूए ये इस्लामिक उम्मा ये करेगी वो करेगी। बुखारी साहब मुझे बताएं कौन करेगा कश्मीर पे? देखिए, गुजारिश ये है कि जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम आपने किया था इसके ऊपर, स्पेशल कश्मीर के ऊपर, तब भी कहा था, मैं अब फिर कहता हूँ कि जब तक कश्मीर की कॉज जो है, जिसके बारे में कायदे आज़म ने कहा था ये हमारी शहरग है, अब शहरग के साथ कोई पंगा करे और हम सांस भी नहीं ले सकते उस शहरग को अगर कोई छेड़ रहा हो। मुझे नहीं समझ में आती कि ये 1.5 साल होने वाला, बल्कि दूसरी एनिवर्सरी होगी ना, तीसरा साल शुरू हो गया है, अभी तक तो किसी का सांस नहीं रुका। अजीब है जो हमारे हुक्मरान थे वो क्या कर रहे थे। देखिए, गुजारिश ये है कि आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 15A इनको रिवोक करने का मतलब यह है कि आपने कश्मीरियों की हैसियत कंप्लीटली बेमानी करके रख दी है, क्योंकि इससे पहले जब ये आर्टिकल मौजूद थे, ना वहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता था नॉन कश्मीरी, ना वहाँ जाके कोई सेटल हो सकता था, ताकि आप वहाँ डेमोग्राफिक मैप और जो पॉपुलेशन है उसका तनासुब जो है वो चेंज ना कर सकें। इसके बाद जो हमारी खामोशी है, ये जो पिछला 1.5-2 साल गुजरा है, इसका जवाब किसी न किसी को तो देना होगा। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, जिस तरह का जद्दोजहद वहाँ चल रही थी, जिसकी मिसाल वानी जैसे आदमी की शहादत है और कुर्बानियाँ हैं, जो इंतफादा पार्ट 2 चल रहा था, स्टार्ट हुआ 1989 में, फिर उसके बाद 2008 में, वो अगर उसी शदोमत के साथ चलता रहता और हम उनकी सिर्फ ये ज़बानी जो इमदाद करते हैं ना कि हम इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर उनके साथ हैं, ये बेमानी बात है। इससे ज़्यादा लग़व बात, मीनिंगलेस बात मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी कि एक ऐसा यानी रियासत जिस पर आपका क्लेम है, यूनाइटेड नेशन में 2 रेजोल्यूशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और हम कहें कि जी हम तो उनकी सिर्फ इखलाकी मदद करते हैं। मैं बहुत तफसील में जाना नहीं चाहता, बट पीजे, आई नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। Yes. The kind of weaponry that we have, the kind of army that we have, the size of the army that we have, इंडिया को इतनी लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए थी, और अगर उसने ली थी तो हमें कहीं ना कहीं उसको चैलेंज करना चाहिए था। हमने तो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी कोई फॉर फुटिंग के ऊपर काम नहीं किया। हमारे जो मिशन होते थे, जिसमें आप 20 दफ़ा कह चुके हैं, हम सब ने आपकी तायद की है कि वो जो कश्मीर सेंटर होते थे, खुदा के वास्ते खोले ताकि दुनिया को ये पता चले कि हिंदुस्तान वहाँ किस किस्म की नेकेड एंड ब्रेजन दहशतगर्दी कर रहा है। स्टेट दहशतगर्दी की इससे बदतर मिसाल पूरी दुनिया में नहीं। Just have 30 seconds and 30 seconds, please. Final words. I agree with बुखारी साहब, जो कुछ उन्होंने कहा उनके हर लफ्ज़ की मैं तायद करता हूँ। बिल्कुल जी, जावेद। मैं बुखारी साहब के हर लफ्ज़ की तायद करता हूँ, क्योंकि हम इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। हमारी इतनी हैसियत नहीं है, ना बहसियत कौम, ना बहसियत रियासत, कि हम इससे ज़्यादा कर लें। एक आधी ट्वीट कर देंगे, 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, 1-2 जलसे कर देंगे, इससे ज़्यादा हमारी औकात ही नहीं है। मेरे लिए इतने बड़े जुल्म के सामने हम फारग हैं। बिल्कुल हम यही काम करेंगे। दैट्स इट। थैंक यू जावेद, थैंक यू इफ्तिखार, थैंक यू बुखारी साहब। ये जो सम अप किया है बुखारी साहब ने, मैं समझता हूँ कि यू कांट गेट इट एनी बेटर देन दैट। हम रिएक्ट करते हैं जब इंडिया प्रोएक्ट करता है। 335A लेके आ गया, 370 लेके आ गया। हमने 100 दिन, मैंने गिना है, 100 दिन टेलीविजन पर डिबेट हुई है, उसके बाद डिबेट कहाँ गई, खत्म हो गई। वो सही कह रहे हैं बुखारी साहब, वो हम रिएक्ट कर जाते हैं और ये नहीं देखते कि हमें ऑन अ 24/7 इसके ऊपर जद्दोजहद करनी चाहिए। बहरहाल इस पर हम करते रहेंगे बातें, लेकिन कल आपके सामने दोबारा 8 बजे मुलाकात होगी। अंटिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ। खुदा हाफिज।